गुड मॉर्निंग। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कि जिन बच्चों को पूरा डिटेल में नॉलेज चाहिए पॉलिटी का है, हिस्ट्री का, किसी का भी, उनके लिए यह वीडियो नहीं है। उनके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर वो दूसरा वीडियो देख सकते हैं। यह वीडियो केवल उन बच्चों के लिए है जिनका भी हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि जीडी का एग्जाम हो रहा है, एसआई का, या फिर एमटीएस का, या फिर कोई और भी एग्जाम होने वाला है। जिनका एग्जाम होने वाला है उनके लिए ये वीडियो है, रिवीजन वीडियो है। इसमें कुछ समझाया नहीं जाएगा, केवल एक वन लाइनर फॉर्म में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन चीज़ें क्या हुई हैं, कब हुई हैं। आप उनको देखिए, याद करिए, एग्जाम टाइम में बहुत काम आने वाली हैं। तो ये एक प्रकार से क्विक रिवीजन है। इसलिए जो लोग डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं उनको यहाँ कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। केवल उनके लिए यहाँ फ़ायदा मिल सकता है जो जिनका एग्ज़ाम नज़दीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक दो बार इस वीडियो को ध्यान से देखिए और उन बच्चों के पास भी शेयर कर दीजिएगा जिनको एग्जाम, मतलब जिनका जीडी का या फिर एसआई का या फिर एमटीएस का या फिर कोई भी एग्जाम नज़दीक है, उनके ये काम आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए और इनको याद रखिए। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो प्रधानमंत्री के पद, सॉरी, उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है। ये तो हमने अपने से बना लिया था। भारत के पहली बार उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे, जानते होंगे आप। और ये भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे, ये भी जानते रहिएगा। किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान दो दो उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनके साथ दो उप प्रधानमंत्री बने थे। और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? पटेल जी थे। और उप प्रधानमंत्री का पद संविधान में उल्लेखित नहीं है, जानते रहिएगा। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उस दल को सदस्यों की संख्या, कुल संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? मतलब अगर कोई विपक्ष में जो दल, विरोधी दल मतलब विपक्ष में, जो अगर विपक्ष में कोई पार्टी विपक्षी पार्टी बनना चाहती है तो उसे कुल सीटों का कम से कम 10% सीटें प्राप्त करनी होगी, तभी वो विपक्ष में बैठ सकता है। आइए आगे देखते हैं। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है? कैबिनेट मंत्री। जितना सुविधाएं और जो काम मिलता है, मान्यता मिलती है कैबिनेट मंत्री को, उतना विपक्षी दल के नेता को भी मिलती है, जानते रहेगा। लोकसभा में विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो राम सुहाग सिंह थे। राम सुभग सिंह थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो चुने जाते हैं उनको लोकसभा सदस्य चुनते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त होता है? राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है। इसका डिटेल नहीं बता सकते क्योंकि उतना टाइम इसमें लगेगा, इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस है। बस आपको वन लाइनर में बताया जा रहा है ताकि आप याद कर लें। आगे देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेकर? लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा के सदस्य के रूप में, आम सदस्य के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता रहता है, मतलब अदला बदली कर लेते हैं लोग आपस में। आगे देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो लोकसभा सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह कितना वेतन मिल रहा है? तो इस टाइम 4 लाख मिल रहा है, इसको जानते रहेगा। आगे देखते हैं। निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ नेता। मतलब कि अगर अगर लोकसभा में अध्यक्ष ना हो और उपाध्यक्ष भी ना हो, तब अध्यक्षता कौन करेगा? तो जो उसमें सबसे वरिष्ठ होगा। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व, तो मतलब कि अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा। मतलब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, किसी बात को विवाद में हो गए, किसी मैटर पे विवाद हो जाए दोनों, मतलब लोकसभा राज्यसभा में, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला लेता है, मतलब साथ में आके बैठ के बात कर लीजिए। तो उस समय अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये कौन प्रमाणित करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। पढ़े होंगे आप इसको। आगे देखते हैं। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति का। लोकसभा महासचिव, सेक्रेटरी जनरल जिसे बोलते हैं, जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त होता है? स्पीकर के द्वारा, मतलब लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसकी विधेयक पर निर्णय मत देने का अधिकार होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन वही करता है, तो वही करेगा। आगे देखते हैं। सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसे जीवी मावलंकर कहते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो नीलम संजीव रेड्डी, मतलब लोकसभा अध्यक्ष भी थे और वो राष्ट्रपति भी बने थे। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कौन थे? जीवी मावलंकर के खिलाफ लाया गया था। लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? जीवी मावलंकर जाने जाते हैं। प्रथम प्रोटेम स्पीकर भी थे, जानते रहेगा। आगे देखते हैं। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्यागी थी? नीलम संजीव रेड्डी ने। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत सैना मयंकर थे। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीएमसी बालयोगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये वाला तो जरूर याद रखिएगा, किसने अपने दल को छोड़ा था? नीलम संजीव रेड्डी। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत सैनम थे। अध्यक्ष कौन थे पहली बार? तो जीवी मावलंकर थे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष पहली बार का याद रखिएगा दोनों। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल को नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दिया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा।
आगे देखते हैं, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों के एक नियमावली तैयार की जाती है? 6। मतलब ये है कि जैसे अध्यक्ष नहीं रहेगा तो अध्यक्ष बना देगा, 6 लोगों को निर्दिष्ट कर देगा कि अगर हम ना रहे तो उपाध्यक्ष देखेगा काम, अगर उपाध्यक्ष ना रहे तो ये 6 में से कोई भी तो रहेगा, वो देखेगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे भेजेगा? उपाध्यक्ष को बता चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय से प्रस्ताव पारित कर दे तो हटाया जा सकता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है, जानते होंगे। प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी, ये भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है। जैसे आप कोई केस लड़ने जाते हो कोर्ट में तो आपका एक वकील होता है, वैसे भारत सरकार का वकील बोला जा सकता है महान्यायवादी। आगे देखते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देगा? यही महान्यायवादी देंगे। भारत सरकार द्वारा मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही होता है, मतलब महान्यायवादी होता है। वह व्यक्ति कौन है जो संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद के सदनों को संबोधित कर सकता है? तो यही महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और भारत के महान्यायवादी का 2 वीडियो मैंने अलग अलग से बनाया है, पूरा डिटेल उनका बताया है, वहाँ पर देख लीजिएगा, काम दे देगा आपको। आगे देखते हैं, वह कौन सा प्राधिकारी संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वो महान्यायवादी होता है। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण कर सकता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तभी वो पद धारण कर सकता है, इसके बाद जब भी राष्ट्रपति चाहेंगे हटा देंगे। किसी संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसद की कमेटी में सदस्य होने का अधिकार है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है, तो वो यही है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी को प्रतिमाह कितना रुपया मिलता है? तो ये 2.5 लाख मिलता है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 76, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीन कार्य करते हैं? तो संभाग आयुक्त के अधीन कार्य करते हैं। आगे देखते हैं, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। जैसे कि केंद्र में महान्यायवादी होता है ना, वैसे राज्यों में महाधिवक्ता होता है। जो काम केंद्र में महान्यायवादी करता है, जितना आपने अभी पढ़ा है महान्यायवादी के लिए, वैसे ही काम राज्यों में महाधिवक्ता करता है, याद रखिएगा। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो एडवोकेट जनरल, मतलब महाधिवक्ता होते हैं। आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है। आगे देखते हैं, किसी राज्य विधानमंडल के सदस्यों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है, तो यही महाधिवक्ता को, जैसे केंद्र में महान्यायवादी को था कि मतदान बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता, वैसे ये राज्यों के विधानमंडल में महाधिवक्ता भी मतदान नहीं कर सकता, बाकी सब कर सकता है। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें होता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक में, याद रखिएगा। CAG बोलते हैं इसे। CAG जांच करता है कि सरकार ने कितना कितना खर्चा कहाँ कहाँ किया है, गलत खर्चा तो नहीं कर रही, भ्रष्टाचार तो नहीं कर रही, सब तमाम जांच करता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे CAG बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, किसके लिए मुख्य लेखाकार और परीक्षक के रूप में काम करता है? तो संघ एवं राज्य सरकार दोनों के लिए काम करता है, मतलब केंद्र की भी जांच करता है और राज्यों की भी जांच करता है। आगे देखते हैं, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? कार्यपालिका के। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब वही नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात हो रही है। सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब कि नियुक्ति के 6 वर्ष बाद हो जाए या फिर 65 वर्ष आयु पूरी हो गई, अगर पहले ही 6 वर्ष पहले भी 65 साल के हो गए तब भी हटाए जा सकते हैं, मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष कह सकते हो आप। अगर बात करें नियंत्रक महालेखा परीक्षक संविधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 148 में है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है? जैसे मतलब अगर नियंत्रक महालेखा परीक्षक उसके पद से हटाना हो, कैसे हटा सकते हो? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है महाभियोग लगाकर, वैसे हटा सकते हो। महाभियोग नहीं, अभियोग कह सकते हो। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देगा? मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो जाँच करता है सरकार के खर्चों का, उसके बारे में रिपोर्ट किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देता है, जानते रहेंगे। आगे देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति काम करती है, ध्यान दीजिएगा। मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने कैसा काम किया है, उन्होंने जांच सही किया है कि नहीं, उसके जांच के लिए लोक लेखा समिति होती है, जानते रहिएगा। क्या भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद पर ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? तो हाँ, शपथ लेता है। किसकी नियुक्ति लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी वॉच डॉग के रूप में की जाती है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वही बताया ना, ये भारत सरकार खर्चों की जांच करता है, तो सिंपल सी बात है, प्रहरी है, मतलब देख रेख करेगा। आगे देखते हैं, संविधान का व्याख्या और संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है, जानते हो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष का न्यायालय एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्ष का। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति होने के लिए कम से कम उसे उच्च न्यायालय में 10 वर्ष के वकालत का अनुभव हो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर रह सकता है? तो 65 वर्ष तक, जानते रहिएगा।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी है? 65 वर्ष है, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाने पर पद ज्योति के आदेश कौन देगा? कौन दे सकता है? तो राष्ट्रपति देता है, जानते रहिएगा, राष्ट्रपति देता है। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2,50,000। मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 मिलता है, बाकी अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000। किसके अंतर्गत भारत के सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल में एक न्यायालय की स्थापना हुई थी जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहा गया था, आपको याद होगा। एलिजा एम पे उसमें थे मुख्य न्यायाधीश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुआ था, जानते रहेगा। आगे देखते हैं, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? तो 7 थे, जानते रहेगा। मतलब मूल संविधान मतलब जब संविधान लागू होता उस समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 7 थी। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने हैं? तो इस समय 34 हो गए हैं, आप पढ़े होंगे, करंट अफेयर है ये। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो मतलब कि कितने न्यायाधीश बढ़ाए जा सकते हैं, घटाए जा सकते हैं, ये काम संसद करती है, जानते रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कार्यवाहक न्यायाधीश भी रखे जाते होंगे, आप पढ़े होंगे। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तब उनके काम भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। आगे देखते हैं, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम भी किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, आप नाम सुने होंगे। क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को बढ़ाना घटाना ये तमाम अधिकार संसद को पास है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अंग्रेजी का। एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, उसके अधीन जो न्यायालय होते हैं उनका निरीक्षण कर सकता है। भारत की न्यायपालिका भारत की कैसी है? स्वतंत्र है, मतलब वो स्वतंत्र होकर अपने काम करती है, किसी के दबाव में नहीं है, सरकार के भी नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान सुनिएगा। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती? तो ये केशवानंद भारतीवाद 1973 में आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मूल ढांचा का सिद्धांत किस वाद में आया था? तो केशवानंद भारतीवाद में आया था 1973 में। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जी कानिया थे, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहा था? तो वाई चंद्रचूड़ थे, मतलब कि सबसे ज़्यादा समय तक वो न्यायाधीश रह चुके थे ये। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन था? तो ये थे कमल नारायण सिंह। उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो मीरा फातिमा बीबी पूरा नाम था। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था तो उस समय न्यायमूर्ति कौन थे? ये बताया गया होगा आपको, PN भगवती थे। सर्वोच्च न्यायालय ने, मतलब कि जब पहली बार PIL आया था, PIL मतलब समझते हैं जनहित याचिका होती है कि अगर कोई किसी के लिए काम नहीं कर रहा है तो कोई भी अपने तरीके से सो मोटो के आधार पर किसी को न्याय दिलवा सकता है, जनहित याचिका दायर कर सकता है, वकील भी, आम जनता भी कर सकती है। तो जब समय ये PIL शुरू किया गया था तो उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन था सर्वोच्च न्यायालय में? तो PN भगवती थे, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष का उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना का अनुभव होना चाहिए? तो वो 10 वर्ष का, बता चुके हैं अभी आपको। अगर बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, संसद में महाभियोग प्रस्ताव के पास होने पर ही हटाए जा सकते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो सिंपल सी बात है, संसद के पास है, जानते रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय के जजों को वेतन कहाँ से मिलता है? भारत की संचित निधि से, जानते रहेगा। कुछ उच्चतम न्यायालय के बारे में जान लेते हैं। भारत के किस उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्चतम न्यायालय में। सिक्किम में जनसंख्या भी बहुत कम है, आप जानते होंगे, भारत में सबसे कम वही है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, या फिर प्रयागराज उच्च न्यायालय बोल सकते हो कि प्रयागराज उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, सिक्किम में सबसे कम है। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी खंडपीठ है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के, जानते रहेगा। आगे देखते हैं, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना एक उच्च न्यायालय? दिल्ली का, जानते हो गए आप। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। भारत के सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई, मुंबई
उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। याद होगा आपको, 1862-63 में स्थापित हो गए थे ये तीनों। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का कहाँ है? तो बिलासपुर में है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? नैनीताल में है। झारखंड उच्च न्यायालय रांची में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में है। केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर पद नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? मतलब उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? अन्ना चांडी थी। आगे देखते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला लीला सेठ थी। दो या दो से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? संसद द्वारा कानून बनाकर। मतलब कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय बनाना हो तो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे देखते हैं। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो 2,50,000 या फिर 2,25,000। याद रखिएगा। मतलब मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000, अन्य न्यायाधीश को 2,25,000। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते कौन सी नीति पर भारित होते हैं? तो संबंधित राज्य के संचित नीति से। मतलब जिस राज्य में होंगे उसी राज्य की संचित नीति से उन्हें पैसा दिया जाएगा। आगे देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक पद पे रह सकते हैं? 62 साल। जबकि सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष था। याद होगा आपको। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? अधीनस्थ न्यायालय, मतलब जो जिला में न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय आप जानते होंगे उनका। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि बंद असंवैधानिक जो होता है ना, भारत बंद, बाजार बंद ऐसे होता है ना, तो ये बंद असंवैधानिक है? किसने घोषित किया था? तो केरल ने किया था। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है किसको? राष्ट्रपति को। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत में चलित मोबाइल कोर्ट की शुरुआत का मतलब कितने बताया था इसके बारे में कि ऐसा होना चाहिए? तो अब्दुल कलाम का योगदान था। मतलब उन्होंने ही बताया था देश को कि एक मोबाइल कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए। आइए थोड़ा राज्यपाल के बारे में भी जान लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में। जैसे देश की होती है राष्ट्रपति, वैसे राज्य की राज्यपाल में। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। भले काम मुख्यमंत्री करें लेकिन होता है अध्यक्ष राज्यपाल होता है। उसी के नाम से सारे काम होते हैं। भारत के राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद बोल सकते हो आप। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष। वैसे तो निश्चित नहीं होता, क्योंकि जब भी राष्ट्रपति चाहे तो हटा देता है, लेकिन 5 साल मान के चलो कि सामान्यतः 5 साल होता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राष्ट्रपति का। आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करेगा। सिंपल सी बात है। राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 3,50,000, 3.5 लाख। राज्य गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से दिया जाएगा? राज्य की संचित नीति से। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख संचालक कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। जानते रहेगा। आगे देखते हैं। राज्य का मंत्रिपरिषद गठित कौन करता है? राज्यपाल करेगा। 1 मिनट। आगे देखते हैं। राज्यपाल के पद की नियुक्त मतलब राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र 35 साल। राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मतलब जिस राज्य में उसका राज्यपाल नियुक्त हो रहा है तो उसे पद की शपथ कौन दिलाएगा? तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श लेता है? हाँ, लेता है। सिंपल सी बात है, सही है। आगे देखते हैं। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। इसका यह कथन किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का काम ही कुछ नहीं होता। एक प्रकार सोने की पिंजरे में रहने वाली चिड़िया है। फ्री का वेतन लेते हैं, कुछ काम रहता नहीं। काम तो मुख्यमंत्री सब करते हैं। यह बात कही थी सरोजिनी नायडू ने। भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का असंवैधानिक प्रावधान है? था ये, अब तो हटा दिया गया है। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू ही थी। किसी राज्य की प्रथम राज्यपाल बनी थी। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की अनुमति होती है, वैसे राज्यों में राज्यपाल की। आगे देखते हैं। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। याद रखिएगा। इसके अलावा राज्यों में विधान परिषदें होती हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? जैसे केंद्र में उच्च सदन राज्यसभा होता है, वैसे राज्यों में विधान पालिका में जो होता है वो विधान परिषद होता है। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है? तो 6 राज्यों में। मतलब कि जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो, ऐसे 6 राज्य। नाम बता देता हूँ मैं आपको। यूपी, बिहार,
महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, दोनों दोनों ये जो दो दो का जोड़ा बताया हूँ, ये दोनों राज्य आपस में आसपास है, मैप में देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 6 राज्यों में है। विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, यहाँ बताया दिया गया है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, विधान परिषद की सदस्य की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए। किसी राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक मतलब किस राज्य में विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कितना है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीट सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में। किस राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत की जाती है? मतलब किसी राज्य में अगर आप विधान परिषद की स्थापना करना चाहते हो तो किस अनुच्छेद के तहत करोगे? अनुच्छेद 169। आगे देखते हैं, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? विधान परिषद को। विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते, समाप्त कर सकते हैं। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा था? तमिलनाडु था। विधान परिषद सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 साल के लिए आते हैं। विधान परिषद सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा चाहिए? 30 साल चाहिए। 30 साल हो गए तभी आप विधान परिषद सदस्य बन सकते हैं। आगे देखते हैं, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं? तो 1/3 सदस्य। विधान परिषद की गढ़ पूर्ति कोरम कुल सदस्य संख्या कितना भाग होता है? 1/10 होता है। विधान परिषद की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से। ये तो जनरली आप पढ़े होंगे। आगे देखते हैं, विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए, उससे भी ज़्यादा आप कर सकते हो। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है संसद द्वारा। मतलब किसी राज्य में विधान परिषद की बनाना या फिर उसको खत्म करना किसके द्वारा होगा? संसद द्वारा, राज्यपाल की अनुशंसा पर। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आयोग करेगा। सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं, राज्य विधान परिषद में विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा अस्थायी निकायों से चुना जाता है? स्थानीय निकायों से चुना जाता है। तो 1/3। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं? तो 1/6। राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है? हालांकि अभी इसका प्रावधान नहीं है, अभी 1/6 आप याद रखिएगा। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कठिन क्वेश्चन है। दरअसल असल बात यह है कि 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब हर राज्यों में विधानसभा सीटें अलग अलग होती हैं। कहीं पर 60 हैं तो उसका 1/6 निकालोगे आप तो 10 आ जाएगा। कहीं पर 120 है तो उसका 1/6 निकालोगे तो 20 आ जाएगा। मतलब कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग हो जाएगा। तो ये निश्चित नहीं कर सकते आप ना, इसलिए इसको दिमाग में मत रखिए, बस जानते रहिएगा 1/6 सदस्य। थोड़ी सी बातें विधानसभा के बारे में कर लें। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या देखते हैं इसको। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 403। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 126। बिहार विधानसभा में कितने हैं? 243। जनरली ये सब पूछा नहीं जाता, छोड़ दीजिए। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या पे आए हुए हैं? इसको भी छोड़िए, ये काम का नहीं है आपके। सामान्यतः विधानसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का, अगर विघटित ना हुआ तो। जम्मू कश्मीर विधानसभा का जब विशेष दर्जा था तब कितना था? जानते रहिएगा, 6 वर्ष था उस टाइम। अभी विघटन हो गया, खत्म हो गया वो सब। राष्ट्रीय आपातकाल के समय विधानसभा के कार्यकाल कितने समय बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। इंदिरा गांधी ने बढ़ाया था, याद होगा आपको। सर्वप्रथम किस राज्य में विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक से पहले कर दिया गया था? तो केरल में। विधानसभा सदस्यों के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। विधानसभा गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 1/10। आगे देखते हैं, विधानसभा का सत्र कम से कम 1 वर्ष में कितनी बार आहूत किया जा सकता है? तो कम से कम 2 बार। विधानसभा की बैठक अंतिम बैठक और दूसरी बैठक के बीच कितने से अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, पढ़े होंगे आप। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा सदस्य करते हैं। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। सिंपल सी बात, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति करता था, यहाँ राज्यपाल करेगा। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती, जैसे केंद्र में नहीं होता था। आगे देखते हैं, विधानसभा स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को देगा। सिंपल सी बात है। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करके। विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने के संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देना होगा? 14 दिन पहले, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन बनता है कि कोई सदस्य विधानसभा मंडल का अगर कितने दिन विधानमंडल ना पहुंचे तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जा सकती है? तो वो 60 दिन है। 60 दिन अगर नहीं पहुंचता विधानमंडल तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमने कवर कराई, भी आगे और भी कवर कराएंगे। एग्जाम से पहले इनको जरूर 2-3 बार देख के जाइएगा। प्लस ये रिवीजन है तो इसमें समझने की कोशिश मत करिए, इसे रटिए, क्योंकि आप पढ़ चुके हो। ये मान के मैं इसको रिवीजन करवा रहा हूँ। जिन भी बच्चों का पेपर है उनके पास जरूर इसको शेयर करिएगा। 1-2 बार देखेंगे, उनके बहुत काम आने वाला है। और जम के पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बताएंगे उसके बारे में ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।